तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन मूवी एक्जुमा को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो सेमन्स को, जिसमें से एक होती है ली ह्वारिम और उसका जूनियर होता है बोंगिल, जो कि एक केस के सिलसिले में फ्लाइट से लॉस एंजलिस जा रहे होते हैं और एयरपोर्ट पर उन्हें एक आदमी लेने के लिए आया होता है, जो कि पार्क जी योंग नाम के एक बिजनेसमैन का मैनेजर होता है। और वो उन्हें मिस्टर पार्क के बारे में बताते हुए कहता है कि वैसे तो मिस्टर पार्क कोरियन है, पर अब वो पूरी तरह से लॉस एंजलिस में ही बस गए हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मिस्टर पार्क ने ही इन दोनों सेमन्स को कोरिया से एलए बुलाया है, क्योंकि उनके न्यू बॉर्न बेबी को एक अजीब सी बीमारी है, जिसके बारे में वहाँ के डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। और वो बच्चा जन्म लेने के बाद से ही रोए जा रहा है। उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की गई, पर वो चुप नहीं होता। यहाँ तक कि यूएस के डॉक्टर्स भी इस बीमारी से हार चुके हैं। वो भी पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ हम देखते हैं कि वारिम उस बच्चे को चेक कर रही होती है और वो कुछ रिचुअल कर रही होती है, जिसमें वो अपने मुंह से सीटी बजा रही होती है। और ये एक तरह का रिचुअल होता है जिसमें सेमन्स किसी भी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो रिचुअल पूरा करने के बाद वारिम उस बच्चे की माँ से पूछती है कि ये बीमारी सिर्फ इस बच्चे को ही नहीं है, ये एक खानदानी बीमारी है जो कि इस बच्चे के पिता और उसके दादा को भी है। और ये सुनकर उस बच्चे की माँ हैरान होती है, क्योंकि उसने सच कहा था। पहले तो उसने उन पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, पर ये बात सुनने के बाद उसे उन पर भरोसा हो जाता है। और यहाँ से वारिम और बोंगिल मिस्टर पार्क के घर जा रहे होते हैं और वारिम अपने बारे में बता रही होती है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है, पर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है। और इस अंधेरे में छुपे रहस्य को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान। ये सभी अंधेरे में छुपे बैठे हैं और मौका मिलते ही ये हमारी दुनिया में आने से चूकते नहीं हैं। और तब लोग सैमन को याद करते हैं, मतलब कि मुझे याद करते हैं। और वो यिन और यान का एग्जाम्पल भी देती है, मतलब कि विज्ञान और अंधविश्वास के बीच में वो खुद को पाती है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं और वो अपने बारे में उसे बताते हैं। और वो बताते हैं कि ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चली आ रही है, जिसमें के घर के बड़े बेटे के ऊपर ये श्राप होता है। और वो अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं, जिसने मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जान ले ली थी। और अब ये समस्या उनके बेटे के ऊपर मंडरा रही है और उन्हें भी आंखें बंद करने पर बुरी शक्तियों का आभास होता है। और ये सब सुनने के बाद वारिम उन्हें बताती है कि ये एक कर्ज की तरह है, जिसे हम ग्रेव कॉलिंग भी कहते हैं, मतलब कि पूर्वजों का कहर। और वो बताती है कि ये उनके दादाजी की आत्मा है, जो कि उनके परिवार को परेशान कर रही है। और वो कहती है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहाँ हम देखते हैं किम सेंग डुक नाम के एक आदमी को, जो कि फेंग शुई एक्सपर्ट है। और वो अपने बारे में बताता है कि वो मरे हुए लोगों के लिए जमीनें ढूंढता है। जैसे कि हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र बहुत ही ज्यादा माना जाता है कि हर चीज उसकी एक सही दिशा में होनी चाहिए, उसी तरह से कोरिया में भी फेंग शुई को बहुत ही माना जाता है। और वो लोग मानते हैं कि हर मरे हुए इंसान को एक सही दिशा वाली जमीन में ही दफनाना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और मिस्टर किम बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये एक ढोंग और अंधविश्वास लगता है, पर 1% लोग जो इस पर भरोसा करते हैं वो इसके विज्ञान को जानते हैं और अपने कल्चर के साथ चलते हैं। और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर किम एक ओल्ड लेडी की ग्रेव को बाहर निकालते हैं, जो कि कोरिया के एक अमीर खानदान की होती हैं। और उनके परिवार वालों का कहना था कि कई दिनों से वो उनके सपने में बार बार आ रही हैं। और जब मिस्टर किम उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बॉडी में से उनके दांत गायब थे। और ऐसा माना जाता है कि मृतक की चीजों को अगर उसके साथ ना दफनाया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और उसकी स्पिरिट बाकी परिवार वालों को परेशान करती है। और इनके केस में हुआ ये था कि उनके ग्रैंडसन ने उनके दांतों को अपने पास ही रख लिया था निशानी के तौर पर उसे बहुत समझाने के बाद वो उनके दांतों को उनके पास रख देता है और उन्हें फिर से दफना दिया जाता है और उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ मिस्टर किम बताते हैं कि इंसान पूरी तरह से मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। इंसान मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही उपजाई हुई चीजों को खाता है और मरने के बाद एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। जन्म और मृत्यु ये प्रकृति का नियम है। और यहाँ हम देखते हैं कि वारिम और बोंगिल भी कोरिया आ चुके थे मिस्टर किम और मिस्टर यांग से मिलने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे। और वारिम उन्हें सब कुछ बताती है कि एक बहुत ही अमीर फैमिली है जिनके परिवार पर एक श्राप है और वो श्राप यही कोरिया से ही जुड़ा हुआ है, जिसे हमें हटाना है। इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ही हैं जिन्हें इन सब चीजों का नॉलेज है। और यहाँ हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है,
जो कि अपनी मॉम से परमिशन ले रहे होते हैं अपने ग्रैंडफादर की कब्र को एक जगह से दूसरी जगह दफनाने के लिए, लेकिन उनकी मॉम उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो बातें बनाएंगे हमारे बारे में, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम प्रेयर करेंगे तो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। पर मिस्टर पार्क सोचते हैं अपने बेटे के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा होता है, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो कोरिया जाकर ये काम जरूर करेंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क कोरिया आ चुके हैं और वो मिस्टर किम से मिलते हैं। मिस्टर किम उनसे पूछ रहे होते हैं उनके दादाजी के बारे में कि उनका नाम क्या था और बाकी सारी डिटेल्स, पर मिस्टर पार्क ये सब बताने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनकी 2 शर्तें हैं कि ये जो कुछ भी होगा उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, मतलब कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी बात कि उनके दादाजी की कब्र को निकालते ही उसे जला देना है। और मिस्टर किम ये सब सुनकर हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कब्र को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर दफनाने को एक्सहुमेशन कहते हैं, और ये प्रोसेस कानूनी तौर पर होता है और इसका पेपर वर्क भी होता है। पर यहाँ मिस्टर पार्क तो कह रहे हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और कब्र को निकालते ही उसे जला देना है। ये सब सुनकर उन्हें गड़बड़ तो लगती है, पर फिर भी वो उनके साथ उनके दादाजी की कब्र को देखने के लिए जाते हैं, जो कि शहर से दूर एक माउंटेन पर है और वहाँ से नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर भी दिखता है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे फॉक्स घूम रहे हैं, और जब वो उनके दादाजी के ग्रेव स्टोन को देखते हैं तो उस पर कोई भी नाम नहीं था, सिर्फ कुछ नंबर ही लिखे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि इतने अमीर आदमी की कब्र इतनी साधारण क्यों है और उस पर कोई नाम क्यों नहीं है। और वो मिस्टर पार्क से पूछते हैं कि ये जमीन उन्हें किसने बताई और उस पर कोई नाम क्यों नहीं है। तो मिस्टर पार्क बताते हैं कि उनके दादाजी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए उनके सम्मान में उन्हें यहाँ पर दफनाया गया, और उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्क थे जिन्होंने वो जमीन उन्हें बताई थी, जिनका नाम जीजोने था। और ये नाम सुनकर मिस्टर किम को थोड़ा अजीब लगता है, तो मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि इस पर कोई नाम क्यों नहीं है, इतने अमीर आदमी के ग्रेव पर उसका नाम ना लिखा होना ये तो बहुत अजीब ही बात है। जिस पर मिस्टर पार्क उन्हें बताते हुए कहते हैं कि उस दौर में ग्रेव रॉबर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अगर उन्हें पता चलेगा कि ये किसी अमीर आदमी की कब्र है तो वो समझेंगे कि इसमें कुछ कीमती जरूर है, इसलिए उन्होंने बिना नाम के ही कब्र बना दी। मिस्टर किम को ये बात भी हजम नहीं हो रही थी और वो वहाँ की मिट्टी टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत ही नेगेटिव वाइब आती है, इसलिए वो मिस्टर पार्क से कहते हैं कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब वारिम और बोंगिल इस बात को सुनते हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ही झटका लगता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे मिल रहे थे इस काम को करने के लिए, और वो उनके पीछे जाते हैं उन्हें समझाने के लिए। और वारिम ये पूछती है कि आखिर हुआ क्या, आपने इस काम को करने के लिए मना क्यों किया। तो मिस्टर किम कहते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा श्रापित है, मैं यहाँ के इविल को महसूस कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमने फॉक्स भी देखे हैं जो कि एक अपशगुन माना जाता है। फॉक्स कभी भी किसी कब्र के आसपास नहीं होते हैं, अगर हमने इस काम को करने की कोशिश भी की तो हम सभी की जान को खतरा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क, मिस्टर किम और वारिम साथ में बैठे होते हैं, और मिस्टर पार्क उन्हें बता रहे होते हैं कि उनके 2 बच्चे पहले ही मर चुके हैं और ये उनका तीसरा बच्चा है जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। और वो मिस्टर किम से पूछते हैं कि क्या आपके कोई बच्चे नहीं है, जिस पर वो बताते हैं कि हाँ मेरी एक बेटी है और उसकी शादी भी होने वाली है। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि आपकी भी एक बेटी है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो मिस्टर किम उन्हें कहते हैं कि मुझे पता है पर ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो पूछते हैं कि कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, जिस पे मिस्टर पार्क कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उस ग्रेव स्टोन के पीछे लिखे नंबर्स किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो शायद आप हमसे छुपाना चाहते हैं। पर मिस्टर पार्क कहते हैं कि नहीं मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। तभी वारिम कहती है कि क्यों ना हम कुछ रिचुअल्स करें जिसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। मिस्टर किम इस बात से सहमत तो नहीं होते हैं, पर सबके इतना कहने की वजह से उन्हें मानना पड़ता है। और यहाँ हम अगले दिन देखते हैं कि सभी लोग रिचुअल के सारे सामान के साथ माउंटेन पर पहुँच चुके थे जहाँ मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव थी, और वहाँ पर उनकी बुआ भी आई हुई थी, मतलब कि उनके दादाजी की बेटी, पर वो उनके इस फैसले से खुश नहीं थी। और यहाँ हम वारिम को देखते हैं जो कि अपने साथ 5 पिग्स को लेकर आई थी उन 5 कब्र खोदने वाले आदमियों के लिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो उन 5 पिग्स पर आएगी, ना कि उन आदमियों पर। और वारिम रिचुअल शुरू करती है जिसमें वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रही होती है, और बोंगिल वहीं ड्रम बजा रहा होता है और मंत्र पढ़ रहा होता है, और वारिम नाचते नाचते अपने फेस पर
चाकू से कट मारती है पर उसे कुछ भी नहीं होता है। वो अपने हाथ को आग में जलाती है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो सुअरों को काटती है और फिर खून पीती है। ये सचमुच बहुत ही हॉरिबल सीन था इस मूवी का। और आगे हम देखते हैं कि उन वर्कर्स को वो कब्र मिल जाती है और वो उसे बाहर निकालते हैं। और मिस्टर किम कहते हैं कि ये तो सचमुच एक रॉयल कॉफिन है, क्योंकि ऐसी कॉफिन बहुत ही ज्यादा रॉयल लोगों के लिए बनाई जाती है। और मिस्टर किम का आगे का प्लान ये था कि कॉफिन से बॉडी को निकालकर हड्डियों को जला दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉफिन बहुत ही ज्यादा पुराना है। और ऐसा माना जाता है कि सालों से आत्मा अगर एक ही जगह पर हो तो वो किसी न किसी चीज से जुड़ जाती है, और आत्मा अगर कॉफिन में है तो वो हड्डियों से जुड़ गई होगी। इसलिए अगर हड्डियों को जला दिया जाएगा तो आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। और एक वर्कर उस गड्ढे को भर रहा होता है, तभी उसे एक सांप दिखाई देता है जिसका सर इंसानों के सर जैसा था, और वो उसे देखकर डर जाता है और उस सांप को कुचलकर मार देता है। जिसके बाद वो सांप इंसानों की तरह चिल्लाता है और उसके मरते ही मौसम खराब हो जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक अपशगुन है। और वहाँ बारिश भी होने लगती है। तो मिस्टर किम मिस्टर यांग से कहते हैं कि आज हम क्रिमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश में क्रिमेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो उस कॉफिन को एक सेफ जगह पर रख देते हैं। और मिस्टर किम के मन में इस फैमिली को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए वो उस माउंटेन से सबसे पास वाले गांव में जाते हैं जहाँ पर एक बोगस का टेम्पल भी होता है। और वो वहाँ के आसपास के लोगों से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी को गिसोने नाम के किसी मॉन्ग के बारे में पता है। वहाँ उन्हें एक ओल्ड मैन मिलते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि ये जगह 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और यहाँ के एक ही मॉन्ग थे जिनका नाम वांग बॉन्ग था, और वो फेंग शुई में एक्सपर्ट थे। पर हमने कभी भी किसी गिसोने नाम के मॉन्ग के बारे में सुना ही नहीं, ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। और मिस्टर किम उनसे उस माउंटेन वाली कब्र के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है, और ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर ढेर सारे ग्रेव रॉबर्स आ चुके हैं उस कब्र को लूटने के लिए, क्योंकि सभी जानते थे कि वो किसी रॉयल आदमी की कब्र है। पर कोई भी उसे लूट नहीं पाया, क्योंकि वो सभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उस कब्र को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, पर वो सभी ग्रेव रॉबर्स अपने सारे औजार यहीं पर छोड़कर चले गए, और वो आज तक यहीं पर रखे हुए हैं। और मिस्टर किम जाकर उन औजारों को देखते हैं जिसमें ढेर सारे रॉड्स होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी कॉफिन को जो कि एक हॉस्पिटल वार्ड में रखी हुई थी, और वहाँ के स्टाफ को ये पता चल गया था कि ये कोई रॉयल कॉफिन है, और उसे ये भी पता चल गया था कि इसमें बहुत ही कीमती चीजें होंगी। इसलिए वो लालच में आकर इसे खोल देता है, और उसके खुलते ही मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा कॉफिन से निकलते ही सीधे ह्वारिम को आर पार करके चली जाती है, जिससे ह्वारिम बेहोश हो जाती है। और ह्वारिम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो होश में तो आ जाती है पर अभी भी उसके नाक से खून गिर रहा होता है, और वो बताती है कि उसमें से कुछ तो निकला था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मिस्टर पार्क के दादाजी की आत्मा वहाँ से निकलकर सीधे अपने बेटे और बहू के पास जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और वो अपने बेटे और बहू को मार देती है। और जब मिस्टर किम को इस बात का पता चलता है तो वो मिस्टर पार्क को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ ह्वारिम एक रिचुअल कर रही होती है जिसमें वो बॉन्गिल के अंदर उनकी आत्मा को बुलाकर उनसे पूछेगी कि वो आखिर चाहते क्या हैं। और जब वो आत्मा बॉन्गिल के अंदर आती है तो वो कहती है कि मैं अपने पूरे खानदान को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वो तुरंत बॉन्गिल के अंदर से निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं मिस्टर पार्क को, जिन्हें डरावने डरावने सपने आ रहे थे, और तभी उन्हें मिस्टर किम का कॉल आता है, और मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि आपके ग्रैंडफादर की आत्मा कॉफिन से निकल चुकी है, और वो अपने ही परिवार को मारना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उनकी अंतिम क्रिया भी सही से नहीं की गई थी, और हर साल उनका श्राद्ध भी नहीं किया जाता है, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में है। तो आप अपने रूम का दरवाजा मत खोलिएगा। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है, और बाहर से भी मिस्टर किम की ही आवाज आ रही होती है, जो कि उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। पर फोन पर मिस्टर किम कह रहे होते हैं कि नहीं, आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो खिड़की खोल सकते हैं। और मिस्टर पार्क उसकी बात मान लेते हैं और खिड़की खोल देते हैं। तभी ग्रैंडफादर की आत्मा खिड़की से अंदर आ जाती है और मिस्टर पार्क को पजेस कर लेती है, क्योंकि दरवाजे पर जो मिस्टर किम थे वो असली थे और वो उन्हें बचाने के लिए आए थे। पर फोन पर जो मिस्टर किम थे वो उनके दादाजी की आत्मा थी जो उन्हें गुमराह कर रही होती है। और यहाँ मिस्टर किम स्टाफ की मदद से रूम के अंदर चले आते हैं, पर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर पार्क पूरी तरीके से पजेस हो चुके हैं और वो किसी जापानीज कमांडर की तरह बात कर रहे हैं। और फिर वो खून की उल्टी करते हैं और ढेर सारा पानी पीते हैं, और उनकी गर्दन अपने आप ही पीछे की तरफ घूम रही होती है, जैसे कि उनका कोई बस ही नहीं चल रहा हो। और वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे थे कि दो देशों के बीच के बंटवारे में एक फॉक्स ने टाइगर के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और मिस्टर किम के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी मिस्टर पार्क की गर्दन पूरी पीछे घूम जाती
जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। और मिस्टर पार्क को मारने के बाद अब उनके ग्रैंडफादर का अगला टारगेट उनका परपोता था और वो उसे मारने के लिए जाते हैं। और इतने सारे लोगों को मारने की वजह से अब उनकी सोल को पावर मिलते जा रही थी, इसलिए उनकी अपीयरेंस बढ़ रही थी। यहाँ मिस्टर किम के पास बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो कॉफिन को हड्डियों समेत जला दें, क्योंकि आत्मा हड्डियों से ही जुड़ी हुई है। पर ये वो खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें फैमिली मेंबर्स की परमिशन की जरूरत थी और उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी बेटी ही बची थी, इसलिए वो उन्हें कॉल करते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं और आखिरकार वो उन्हें परमिशन दे ही देती हैं और वो उस कॉफिन को जला देते हैं, जिससे कि मिस्टर पार्क के दादाजी की आत्मा खत्म हो जाती है। उन्हें शांति तो नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें बारिश वाले दिन जलाया गया, पर इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और यहाँ बच्चा बिल्कुल सेफ हो जाता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, असली कहानी की शुरुआत तो अब होती है और आगे आपको पता चलेगा कि मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर अपनी पूरी फैमिली को क्यों मारना चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद और हम देखते हैं मिस्टर किम को, जो कि एक वर्कर से मिलने जा रहे थे जिसने कब्र खोदने में मदद की थी। और जब वो उस वर्कर से मिलते हैं तो वो बताता है कि उस दिन मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई थी। मैंने एक सांप को देखा था जिसका सर बिल्कुल इंसान की तरह था और मैंने उसे मार दिया था। तब से ही मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं और मैं बहुत डर जाता हूँ। उस जगह में ही कोई दोस्त है, आखिर कोई ऐसी जगह पर कब्र क्यों बनाएगा। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और मिस्टर किम निकल जाते हैं उसी माउंटेन पर जहाँ पर कब्र थी और वहाँ उन्हें उस सांप का सर दिखाई देता है जो कि सचमुच इंसान जैसा ही लग रहा था और ये एक एविल क्रीचर होता है जिसे ओना कहते हैं। और मिस्टर पार्क वहाँ फिर से खुदाई करने लगते हैं और उन्हें एक और कब्र दिखती है जो कि सीधी खड़ी होती है और वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए मिस्टर किम हवारिम बोंगिल और मिस्टर यांग को बुलाते हैं और वो सभी आकर इस कॉफिन को बाहर निकालते हैं और वो सभी इस खड़ी कब्र को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि किसी भी कब्र को सीधे या खड़े करके नहीं दफनाया जाता है। उस कॉफिन को बहुत ही अच्छी तरीके से सील किया गया था ताकि कोई भी उसे खोल ना पाए और सभी यही सोच रहे थे कि आखिर इसमें होगा क्या और इसे मिस्टर पार्क के ग्रैंडपा के कब्र के नीचे खड़े करके क्यों दफनाया गया। और सभी लोग उस कॉफिन को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं जिससे मिस्टर किम पहले मिल चुके थे और मिस्टर किम उस बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की रात वो उस कॉफिन को वहीं रखने दे, जिस पर वो आदमी मान जाता है। यहाँ इस कॉफिन के रहने का इंतजाम तो हो गया था पर वारिम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ रिचुअल करती है और उस कॉफिन के चारों तरफ चावल और घोड़े के खून से एक घेरा बना देती है, जिसकी वजह से अगर उस कॉफिन में कोई बुरी शक्ति होगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगी। अब इस मूवी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें दूसरा पार्ट देखना होगा, तो हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।